हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आज सब लगे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 4 सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। साथ ही साथ जितने भी दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आ रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए भी हम लोग 4 सितंबर के जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज के सेशन में देखेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरह से एमसीक्यूज को फ्रेम किया जा सकता है। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में कहीं आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है ताकि एक अच्छा रेलेवेंट आंसर बनकर तैयार हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहांस करेंगी। एंड आई कैन गारंटी यू ये सेशन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसी नोट पे अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 सितंबर 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा। चलें पहला न्यूज डिस्कस करते हैं और ये समाचार प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। देखते हैं। तो समाचार यह है कि पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है, वेस्ट बंगाल की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून पास किया है जिसका नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर के साथ में रेप एंड मर्डर का जो ब्रूटल इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद में जिस तरह से पूरे देश में गुस्सा उबल पड़ा एंड ये जो प्रश्न चिन्ह लग गया था कि हमारी जो महिला डॉक्टर्स हैं या फिर फॉर दैट मैटर पूरा जो मेडिकल प्रोफेशन में काम करने वाले वर्कर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, या फिर इनकी सिक्योरिटी को लेकर एक जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। देश भर में डॉक्टर्स ने हड़ताल करी, काफी सारी चीजें हुई, कलकत्ता में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके का एक बिल पास किया है जो महिलाओं के बच्चों के प्रोटेक्शन की बात करता है और बड़े सख्त किस्म के इसमें प्रोविजंस डाले गए हैं, इसलिए इस कानून को डिस्कस करना जरूरी है। मे भी आने वाले वक्त में शायद ये कानून एक नाजीर बने और इस तरीके का कानून अलग अलग स्टेट्स में पास हो एंड नेशनल लेवल पर भी फिर इस तरीके का सख्त कानून बनाया जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखिएगा, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। और इसका नाम अपराजिता इसलिए रखा गया है क्योंकि वो जो महिला डॉक्टर शिकार हुई थी, जो विक्टिम बनी थी इस पूरे ब्रूटल इंसिडेंट का, उनको फिर सिंबॉलिकली अपराजिता नाम जो है वो दिया गया, इसलिए उनके नाम पर, उनके नाम के बिहाफ पर ये नाम रखा गया है। अब इस बिल के जो मेन मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसके प्रपोजल्स हैं। द प्रपोज्ड बिल हैज फॉलोइंग प्रोविजंस। पहला है कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज कन्विक्टेड ऑफ रेप इफ देयर एक्शंस रिजल्टेड इन विक्टिम्स डेथ और लीव्स हर इन अ वेजिटेटिव स्टेट। तो सबसे पहला जो इसमें प्रोविजन है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला का रेप किया या फिर उसके साथ में इस तरीके का जघन्य अपराध करने की कोशिश करी, इसके चलते अगर उस महिला का, उस विक्टिम की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर अगर मृत्यु नहीं होती बट उसको इतना ज्यादा आघात लगता है कि वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए, यानी कि एक जिंदा लाश बनकर रह जाए, इस तरीके की अगर परिस्थितियां होती हैं तो फिर इस व्यक्ति को उसको जो है मौत की सजा दी जाएगी, उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। ही विल बी हैंग्ड टिल डेथ, उसको लटकाया जाएगा फिर। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा हर उस व्यक्ति को जो रेप का कन्विक्ट हुआ है, जिस किसी ने भी इस तरीके का काम किया है और अल्टीमेटली अगर उसको सजा होती है एंड अगर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के चलते विक्टिम की या तो डेथ हो गई थी या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में आ गई है और अब जिंदा लाश बन के रहेगी जब तक उसको मृत्यु नहीं आ जाती, हाथ पैर सब काम करना बंद कर गए, ब्रेन डेड हो गई है, इस तरीके की परिस्थितियां हैं, तो फिर आपको मौत की सजा मिलेगी। दूसरा ये कि अगर इस तरीके का कोई केस रजिस्टर होता है, इनिशियल एफआईआर होती है, तो 21 दिनों के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर पुलिस को खत्म करनी होगी और उसको फिर जो है चार्जशीट आपको फाइल करना है। अब ये नहीं हो सकता कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके का जघन्य अपराध किया है और वो बड़ा अगर हाई प्रोफाइल किस्म का आदमी है, पावरफुल व्यक्ति है या फिर पावरफुल व्यक्तियों का समूह है, तो वो लोग फिर किसी तरह से पुलिस की जांच को लटकवा दें या फिर अड़ंगे डालें और अल्टीमेटली फिर
केस जो है वो काफी लेट कोर्ट पहुंचे, और जब तक पहुंचे तब तक 10 तरीके के फिर से चीजें हो जाती हैं जिससे केस को कमजोर किया जाता है। वो सब चीजों से बचने के लिए जैसे ही इनिशियल रिपोर्ट या फिर एफआईआर होगी वैसे ही उसके 21 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है रेप, इस तरीके के रेप के केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर खत्म करनी होगी। तो ये बहुत सख्त प्रोविजंस हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ में रेप किया है या फिर करने की कोशिश करी है और वो इसका कन्विक्ट होता है, कोर्ट अगर इसको उसका दोषी पाता है और इसके इस कृत्य के चलते या तो महिला की डेथ हो गई है या फिर उसकी स्थिति ऐसी है कि अब वो एक जिंदा लाश बन गई है, वेजिटेटिव स्टेट में है, तब इसको मौत की सजा दी जाएगी, क्लियर कट। और अगर इस तरीके का कोई केस रजिस्टर होता है तो रजिस्टर होने के इनिशियल रिपोर्ट के 21 दिनों के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पूरा कर चार्जशीट फाइल करना ही होगी ताकि जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जा सके। The bill comes after 25 days of RG Kar Medical College and Hospital incident that triggered protest in country. It specifically targets cases of sexual assault under भारतीय न्याय संहिता and protection of children from sexual offenses. तो वही बात की जो इंसिडेंट हुआ था आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, उसके लगभग 25 दिन के जबरदस्त प्रोटेस्ट के बाद में ये बिल जो है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास हुआ है। और खास तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट के रिस्पेक्ट में जो भारतीय न्याय संहिता में जो कानून बने हुए हैं या फिर पॉस्को का जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके तहत में जो कानून बने हुए हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं, उसमें बदलाव किए गए हैं, उसको जो है टारगेट किया गया है। उसमें सजा इतनी सख्त नहीं थी मगर इस पर्टिकुलर कानून के तहत में उन सजाओं को बढ़ाया गया। अब ये बिल पास होने पर पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है द बिल इंट्रोड्यूस्ड 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स, इंक्रीज्ड पनिशमेंट, स्पीडी इन्वेस्टिगेशंस एंड रैपिड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। तो पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने इस बिल के पास होने पर यह बोला है कि ये बिल 3 बातों को इंश्योर करवा रहा है। एक तो जो भी सजा है उसको बढ़ा दिया गया है और सजाओं को ज्यादा सख्त किया गया है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन अब जल्दी होंगे, मुकदमा जो है अब लटकाया नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी जो है आपका मुकदमा चार्जशीट फाइल होगी और मुकदमा चलेगा। एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो जल्दी होगा, अब इसमें जो है देर नहीं की जाएगी, जल्दी से जल्दी जो है किसी भी आरोपी को इसकी सजा मिल जाएगी। तो ये 3 बातें इन्होंने कही हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये अपनी स्टेट पुलिस में से एक अपराजिता टास्क फोर्स भी बनाने वाली हैं जो इंश्योर करेंगे कि इस तरीके के जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन होने हैं वो टाइम बाउंड तरीके से पूरे हो सकें। ये जो अपराजिता टास्क फोर्स है इसकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो जल्दी से जल्दी किया जा सके और वो इन्वेस्टिगेशन जल्दी कर जल्दी से जल्दी आपका जस्टिस जो है वो डिस्पेंस किया जा सके। इस बात की जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर अपराजिता टास्क फोर्स के ऊपर रहेगी। अगर पुलिस कहीं पे कुछ लापरवाही कर रही है तो फिर उसमें आप इन लोगों को शिकायत कर सकते हैं या फिर इनके पास जा सकते हैं और ये इंश्योर करवाएंगे कि जल्दी से जल्दी आपको न्याय दिया जाए। तो ये सारी कुछ बातें हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। अब यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। ये अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 रिसेंटली किसने पास किया है, एक तो ये सवाल आ सकता है। तो हमको याद रखना है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ये कानून पास किया गया। दूसरा, ये जो कानून है इसके क्या प्रोविजंस हैं तो ये हमको ध्यान में रखना है। तीसरी बात कि इस कानून ने स्पेसिफिकली किन आपके कानूनों को टारगेट किया है तो भारतीय न्याय संहिता में जो सजाएं दी जा रही हैं उनको बढ़ाया है। और दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को में जो सजाएं दी जा रही हैं बच्चियों के साथ में भी अगर इस तरीके की हरकतें कोई करता है, कोई वैशी जानवर अगर ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ भी जो सजा है उसको भी इस कानून में बढ़ाया गया। ये तो खैर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें पूछा जा सकता है। मेंस के लिए बड़े 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। देखिए इतना तय है कि 2024 का मेंस हो, 25 का हो या 26 का हो, महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। ना सिर्फ यूपीएससी के मेंस की बात है, इसके अलावा जो स्टेट पीएससी के भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये सवाल महिला सुरक्षा को लेकर पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां पर अगर आप कहीं लिखते हैं तो इन 3 बातों को आप लिख सकते हैं कि जो भी कानून बनाए जाए या जो भी प्रावधान किए जाए उसमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो जितना हो सके उतना ज्यादा रैपिड होना चाहिए। एज इट इज ये जस्ट का तस आप कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो अलग से चमक उठेगा, उसमें अलग से जो है ये चीजें उसकी ग्रेविटी को, उसके वेट को बढ़ा देंगी। साथ ही साथ ये जो अपराजिता टास्क फोर्स बनाया गया है यहीं से आप उठा सकते हैं कि एक स्पेसिफिक इसके लिए जो है फोर्स का ही निर्माण किया जाए जिनके पास में राइट्स होंगे। अगर पुलिस कहीं पर हिला हवाला कर रही है, किसी तरह से अगर
लापरवाही कर रही है तो सामने वाला इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करे और वो फिर इन लोगों को फोर्स करें या फिर वो इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लें ताकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इस तरीके का एक टास्क फोर्स नेशनल लेवल पर बनवाया जाना चाहिए। इस तरीके का एग्जाम्पल दे सकते हैं और इसके नाम के साथ में आप कोट कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ने ये किया, बाकियों को भी इस तरीके के काम करने चाहिए। चलें, तो ये हो गई अपनी पहली न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार यह है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में यह घोषणा करी है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले साल में, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस पर्टिकुलर ईयर में लगभग 7% की रेट पे ग्रो करेगी और ये पूरी दुनिया में जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। इसके पहले इसी तरीके के जो प्रोजेक्शंस हैं वो आईएमएफ के द्वारा भी किए जा चुके हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी किए जा चुके हैं। दोनों ने लगभग लगभग यही प्रोजेक्शन दिया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 7% के आसपास ग्रो करने वाली है। अब वर्ल्ड बैंक ने ये जो डिक्लेरेशन है, एक रिपोर्ट निकाली है इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट, उसमें वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्शन किया है कि भारत की इकोनॉमी 7% पे ग्रो करेगी। 7% पे ग्रो करेगी मतलब सीधी सी बात है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर अंदर हम जापान को पछाड़ कर दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। अब मतलब अभी ऐसा नहीं है कि बन सकते हैं या बन जाएंगे, बनना ही है, वो तय है। हम लोग पॉइज्ड हैं इस चीज के लिए। एंड अब जो है अगला कंपटीशन बस यही है कि कितना जल्दी जर्मनी को पछाड़ते हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं। 2027 तक का हम लोगों ने टारगेट रखा है। अब कोशिश यही है कि 27 के पहले पहले ये किया जाए। तो जितना ज्यादा अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी उतना जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के हम लोग जो है उतना जल्दी जो है हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली फिर कोशिश यही है कि अपनी इकोनॉमी का साइज इतना ज्यादा बढ़ाया जाए कि फिर चाइना और अमेरिका के साथ compete किया जाए। अभी क्योंकि चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी कंपैरेटिवली अभी भी काफी छोटी है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाने के बाद में मगर अल्टीमेटली फिर ऑब्जेक्टिव वही है कि अपने आप को इतना रैपिडली एक्सपैंड किया जाए कि जो गैप है हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स और हमारे और चाइना के बीच में उसको कम कर कर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ा जाए आगे की तरफ में, ऐसा कहना चाहिए। या फिर जितना जल्दी हो सके इस गैप को कम कर हम भी अपने आप को जो है एक ज्यादा मजबूत वर्ल्ड पावर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। तो ये जो है एक खबर है, इसको अपने को ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि ये 7% का ग्रोथ अगर हो रहा है तो हो क्यों रहा है। वर्ल्ड बैंक वालों का कहना यह है कि 7% का जो ये ग्रोथ है, जो हाल फिलहाल इंडिया के अलावा कोई दूसरी मेजर इकोनॉमी मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। भारत में जो महंगाई है, चाहे वो रेगुलर आपके खाने पीने के सामान की बात हो या फिर दूसरे भी आपके जो चीजें हैं उनके इन्फ्लेशन रेट की बात हो, वो कंसिस्टेंटली कम होता चला जा रहा है। आपका इन्फ्लेशन जो है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर महंगाई कम हो रही है इसका मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा मात्रा में पैसा है खर्च करने के लिए। ज्यादा अगर वो स्पेंड कर पाएंगे, ज्यादा चीजों पर स्पेंड कर पाएंगे, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रिगर करता है। तो इन्फ्लेशन रेट का जो डिक्लाइन है वो पहला रीजन बताया है। दूसरा, जिस तरीके से रॉबस्ट ग्रोथ अब होना शुरू हुई है कोविड के पेंडेमिक के चलते, जिस तरीके से पूरा सारी इकोनॉमीज बैठ गई थी, पूरी दुनिया एकदम स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, तो उस वक्त हमारी जो ग्रोथ थी, हम एकदम दौड़ के टेक ऑफ करने की स्थिति में थे, वो कुछ वक्त तक के लिए हॉल्ट हो गया था। अब फिर से कोविड खत्म होने के बाद धीरे धीरे एक्सेलरेट करते 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 ग्रोथ करते करते अब हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब फिर से हम टेक ऑफ करने के मूड में हैं। हमारी जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से हमारी ग्रोथ आ रही है। तो वो भी एक रीजन है 7% की ग्रोथ का। प्लस भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एकदम ही मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूखों मरने की जो स्थिति है, वो अब लगभग लगभग खत्म हो गई है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारत में गरीबी खत्म हो गई है पूरी तरह, ऐसा नहीं है, मगर जो एकदम एक्सट्रीम किस्म की पॉवर्टी थी कि आदमी के पास में खाने को पैसे नहीं है और भूख से मौतें हो रही हैं और बहुत ही बुरी हालत है, उस तरीके की एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत से लगभग समाप्त हो गई है। थोड़ा बहुत अभी भी होगी, इनकार नहीं करता हूं, एकदम किसी रिमोट इलाके में कोई मिल जाए, मगर एक्सट्रीम पॉवर्टी मोर और लेस भारत से समाप्त हो गई है। एंड लास्टली, हमारा जो ट्रेड है वो ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, जिस आईटी में तो हम लोग लीड करते ही हैं दुनिया भर में आईटी सर्विसेज वगैरह देने में, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग compete करें चाइना के साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, दूसरों के साथ में, और इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर भेजा जाए। अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर, और इस तरीके की और भी दूसरी चीजें हो रही हैं। इन सब के चलते हमारा ग्लोबल ट्रेड बहुत रैपिडली बढ़ रहा है और इस रैपिड ग्लोबल ट्रेड का सीधा सीधा मतलब यह है कि इकोनॉमिक बूम या फिर इकोनॉमिक
ग्रोथ, और ये जितना तेजी से आती चली जा रही है उतना तेजी के साथ में अपना परसेंट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है, और उसी वजह से हम लोग 7% के रेट पर ग्रो करने वाले हैं। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की इकोनॉमी कंपैरेटिवली दुनिया की सारी इकोनॉमीज की अपेक्षा इतना तेजी से क्यों ग्रो कर रही है, 4 पॉइंट शब्दशाह जो है वर्ड बाय वर्ड वर्बिटम आपने कोट कर देना है। या फिर अगर आपसे ये बोला जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और क्या किया जाए, फिर से जो भी आपने एग्जांपल्स देने हैं साथ ही साथ आप इनको भी कोट कर दीजिए, एंड साथ में ये भी बता दीजिए कि अगर आप इन फैक्टर्स पे काम करते हैं तो क्योंकि आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है आपको की ग्रोथ रेट को हाई प्रोजेक्ट किया था, इसी हाई ग्रोथ रेट को या इसी हाई ग्रोथ मोमेंटम को हम लोग बना के रख सकते हैं अगर हम लोग इन चीजों के ऊपर टारगेट अपना करते रहें। अगर आप जीएस3 के पेपर में इकोनॉमी कैसे ग्रो की जाए, कैसे कंपटीशन बढ़ाया जाए, वहां पर अगर आप इसको कोट करते हैं इस रेफरेंस के साथ में आईएमएफ के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के या वर्ल्ड बैंक के, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बनती है। चले, तो ये न्यूज भी हो गई। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें हमको जयपुर शहर के बारे में बात करनी है, या यूं बोलूं स्पेसिफिकली कि जयपुर की ओल्ड सिटी, या जिसको कई बार वॉल्ड सिटी भी बोला जाता है, उसके बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि जयपुर की ओल्ड सिटी को हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। अब इस हेरिटेज स्टेटस को बूस्ट करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ताकि पूरे के पूरे शहर को और ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके, इसके और ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि लोग और ज्यादा जो है टूरिज्म की मदद से यहाँ पे खा कमा सकें, और शहर का भी जो है दुनिया भर में फिर नाम हो सके, एक यूनिक अपने आप में एक हेरिटेज साइट के तौर पर। तो इन सब चीजों के लिए खर्चा किया जा रहा है। अब ये जो न्यूज है ये एज सच अपने किसी काम की नहीं, मगर यहाँ से अपनों को एक तो ये पता चलता है कि ओल्ड सिटी जो है जयपुर की, उसको हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। किसने दिया है, क्यों दिया है, इन सारे बातों के बारे में पता करना अब यहाँ से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि आर्ट्स एंड कल्चर में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अब इस पे इतना सारा काम हो रहा है, इतना खर्चा किया जा रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो किसी ना किसी वजह से जयपुर अब चर्चा में आ जाएगा, या ओल्ड सिटी जयपुर जो है वो चर्चा में आ जाएगा। तो आर्ट्स एंड कल्चर में फिर ये सवाल पूछने की अच्छी खासी संभावना है कि भैया हेरिटेज स्टेटस मिला क्यों है, क्या खास बात है ओल्ड सिटी में जो, या वॉल्ड सिटी में जो ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग थोड़ा सा हेरिटेज स्टेटस जयपुर को क्यों दिया गया था उसको डिस्कस करते हैं। तो समाचार यह है, या बैकग्राउंड यह है, 2019 में यूनेस्को ने जो जयपुर की वर्ल्ड सिटी है, जिसको पुराना शहर भी बोला जाता है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, इसके पीछे जयपुर का एक खास आर्किटेक्चर है, उसके चलते इनको ये खिताब दिया गया था। उस खास आर्किटेक्चर की खासियत है ग्रिड पैटर्न आर्किटेक्चर ऑफ स्ट्रीट्स विद कोलोनाट्स विच इंटरसेक्ट द सेंटर क्रिएटिंग लार्ज पब्लिक स्क्वायर्स कॉल्ड चॉपर्स। मतलब ये कि जयपुर के आर्किटेक्चर में उसकी जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न में बनी हुई हैं। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है सड़कें ऐसी बनाई जाती हैं कि वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, ये एक सड़क है और ये एक सड़क है। अब इन चार सड़कों को ऐसे बनाया गया है कि ये सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। तो इसके चलते होता क्या है कि यहाँ पर इनके बीच में जो स्पेस है वो स्क्वायर के फॉर्म में बनता है। तो इस तरीके के स्पेसेस वगैरह जनरेट होते हैं और पूरा शहर जो है इस तरीके से कई सारे स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। तो जयपुर की जो सड़कें हैं ग्रिड पैटर्न में बनाई गई हैं, पहली बात। दूसरी ये कि इनके ऊपर कोलोनाट्स लगाए गए हैं। कोलोनाट्स का मतलब होता है ऐसी सड़कें जिनके दोनों तरफ जो है जिनके दोनों तरफ रेलिंग्स बनी होती हैं और ऊपर से सर के ऊपर छज्जा डाला होता है। फोटोग्राफ देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो सड़क है ध्यान से देखिए, इसके एक तरफ जो है छज्जा बना हुआ है, दूसरी तरफ भी जो है पूरे पिलर्स लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ जो है सर पे छत डली हुई है या छज्जा डाला हुआ है, और बीच में चलने की व्यवस्था है। तो इस तरीके की जो ये जो अरेंजमेंट होता है, सड़क के दोनों तरफ में छज्जे हैं, सर आपके सर के ऊपर भी जो है छत वगैरह लगी हुई है, इसको बोला जाता है कोलोनाट्स। तो जयपुर की सड़कें जो है पुराने शहर में, ओल्ड सिटी में, इस तरीके की कोलोनाट्स वगैरह आपको सड़कों में देखने को मिलते हैं, प्लस उनको ग्रिड पैटर्न में बनाया गया है। तो इसको ऐसे समझें, ये एक सड़क हो गई, इसके दोनों तरफ छज्जे हैं, ऊपर छत डली हुई है, और ये एक छत हो गई, ये एक छत हो गई, एक छत हो गई। इस तरीके से ये एक तो ये कोलोनाट्स के साथ में छतें बनी हुई हैं और ग्रिड पैटर्न में जो है पूरा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। इसके चलते वही बात कि ये जो सड़कें हैं एक दूसरे को काट रही हैं और ये बड़े बड़े स्क्वायर शेप में जो है स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब ये जो बड़े बड़े स्क्वायर शेप में स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, इनको नाम दिया गया है चौपड़। तो ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, इसके चलते ओल्ड सिटी जयपुर को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का
स्टेटस दिया गया। क्या क्या? एक तो यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं वो ओल्ड सिटी में वो ग्रिड पैटर्न में है। दूसरा इसमें कोलोनाट्स हैं। कोलोनाट्स का मतलब दोनों तरफ छज्जे लगे हुए हैं, रेलिंग लगी हुई है, ऊपर भी जो है आपका छत कवर्ड है। और इस तरीके की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करके बीच में जो बड़े बड़े स्क्वायर स्पेसिंग बनाती हैं पब्लिक में, उनको चौपड़ बोला जाता है। इस तरीके का पूरा आर्किटेक्चर जो है पुराने शहर में था। ये अपने आप में बड़ा यूनिक आर्किटेक्चर है, इसलिए इसके चलते जयपुर सिटी जयपुर को या वॉल्ड सिटी जयपुर को 2019 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है वो दे रखा था, या वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा था। अब इन सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए और इनके और प्रचार प्रसार के लिए 100 करोड़ रुपए के आसपास राजस्थान सरकार खर्च करने वाली है। फोटोग्राफ देखिए, एक ये मैंने आपको दिखाई दी, एक और देखिए। ये इस तरीके की जो है सड़कें बनी हुई थी पुराने शहर में। ये पूरा आपका सर के ऊपर छज्जा है, एक तरफ से पिलर्स हैं और दूसरी तरफ से जो है इस तरीके से वो बनाया गया है कि छोटे छोटे छेद हैं, उसमें से हवा वगैरह आ सकती है। उसके फिर पीछे की तरफ में दीवारें हैं और पूरा मार्केट वगैरह यहाँ पे सजाया जाता है। अब ये दीवारें एक दूसरे को जिस तरह से काट, ये जो आपकी इसके चलते जो स्ट्रीट्स वगैरह बन रही हैं एक दूसरे को काटती हैं, तो बीच में काफी ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर शेप क्रिएट होते हैं जिसको चौपड़ बोला जाता है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है मानसागर लेक। लगभग 400 साल पुरानी ये लेक है। इसको भी जो है रीडेवलप किया जा रहा है ताकि यहाँ पर बोटिंग वगैरह और साथ ही साथ यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटीज भी डेवलप की जा रही हैं। इससे भी जो है इससे भी आपका यहाँ पे टूरिज्म वगैरह की बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो ये अपना समाचार है, खास तौर पे वो बच्चों के लिए जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आरपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, प्लस यूपीएससी में अगर हम बात करें तो आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्पेक्ट से अपने को ये न्यूज पढ़नी है। अब यहाँ से समाचार, इससे यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जयपुर की वॉल्ड सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस कब मिला था। जवाब हो जाएगा 2019 में। क्यों मिला था, इसका जवाब हो जाएगा इस पर्टिकुलर ग्रिड पैटर्न विद कोलोनाट्स की जो स्ट्रीट्स हैं इनके चलते जो ये आर्किटेक्चर बना है जिसमें बड़े बड़े चौपड़ या स्क्वायर शेप के पब्लिक स्पेसेस क्रिएट होते हैं, इसके चलते। फोटो मैंने आपको दिखाई दी। इसके अलावा ये जो मानसागर लेक है वो कहां पर है, जवाब हो जाएगा जयपुर में है। 400 साल पुरानी है, इसका भी रीडेवलपमेंट करवाया जा रहा है। रीडेवलपमेंट से तो खैर मतलब नहीं है, मगर कहां पर है और कितनी पुरानी है ये अपने को याद रखना है। मानसागर लेक जयपुर में है, 400 साल पुरानी है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला समाचार है पैरा ओलंपिक्स 2024 से, जो हाल फिलहाल अभी पेरिस में चल रहा है। तो इसमें पैरा ओलंपिक्स में हमारे एक जेवलिन थ्रोअर हैं जिनका नाम है सुमित अंतिल। इन्होंने 70.59 के रिकॉर्ड थ्रो के साथ में गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में जीता है। एंड ये करने के साथ ही ये भारत के पहले पुरुष एथलीट एज वेल एज दूसरे इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया। इसके पहले जो ये पेरिस पैरा ओलंपिक्स के पहले टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे वहां पर भी इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। 69 पॉइंट समथिंग मीटर का इनका थ्रो था। एंड अब टोक्यो के बाद में पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भी इन्होंने अपना 70.59 का ज्यादा इंप्रूव थ्रो किया और उसके साथ में इन्होंने गोल्ड जीता। इसके पहले इसी पैरालंपिक्स में अवनी लेखरा एक पहली इंडियन बनी थी, पहली भारतीय महिला एथलीट भी थी, साथ ही साथ पहली इंडियन थी जिन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया था 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में। इन्होंने टोक्यो में जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें भी 10 मीटर की एयर राइफल में गोल्ड जीता था और अब पेरिस में भी जो पैरालंपिक्स हो रहे हैं उसमें भी इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल में गोल्ड जीता था। एंड इसके बाद में अब सुमित अंतिल जो है वो दूसरे भारतीय एथलीट प्लस पहले मेल एथलीट बने हैं जिन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है। इनकी उम्र लगभग 26 साल है, 26 साल के आसपास है। एंड ये हरियाणा से आते हैं। फोटोग्राफ देखिए इनका, तो ये सुमित अंतिल साहब हैं। याद रखना है इनके बारे में कि ये दो तीन क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। पहला तो इन्होंने गोल्ड कौन से इवेंट में जीता है, जैवलिन थ्रो में जीता है। दूसरा, ये पहले पुरुष हैं, फर्स्ट मेल। कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये बोला जाएगा पहले इंडियन एथलीट है ना, पहले मेल एथलीट है, सेकेंड इंडियन एथलीट है जिन्होंने अपना ओलंपिक्स में टाइटल डिफेंड किया है। सेकेंड इंडियन है जिन्होंने अपना ओलंपिक्स में टाइटल डिफेंड किया है। पहली कौन है, जवाब हो जाएगा अवनी लेखरा। और पहली महिला भी कौन है, तो भी जवाब हो जाएगा अवनी लेखरा। तो ये दो तीन बातें इनके बारे में याद रखनी है। अगला जो समाचार है पैरालंपिक्स से वो है शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिक्स्ड इवेंट जो था आर्चरी का उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि जो महिला पुरुष का मिक्स्ड इवेंट होता है, साथ में एज अ टीम आप कंपीट करते हो तीरंदाजी या आर्चरी में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये दूसरा जो है इवेंट है, इसमें अपने को मेडल मिला है। याद रखना है इनका नाम। ये देखिए, ये दोनों की फोटोग्राफ है।
तो शीतल देवी और राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है मिक्स्ड इवेंट ऑफ आर्चरी में, ध्यान रखिएगा। एंड इसमें भी शीतल देवी का जो पूरा आपका, इनफैक्ट मैं गुजारिश भी करूंगा आपसे, अगर हो सके तो आप इनका पार्टिसिपेशन देखिए, अपने आप में गजब का इंस्पिरेशन आपको मिलेगा। हाथ में जो उनके, एक तो देखिए हाथ है नहीं प्लस, मगर उसके बाद भी वो अपने पैरों की मदद से और अपने कंधे की मदद से आर्चरी कर रही है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। इनका अगर हो सके तो आप वीडियो देखिएगा। तो ये दूसरा इवेंट है जिसमें हमको मेडल मिला है। तीसरा नित्या श्री शिवन है, इन्होंने वुमेन्स का जो सिंगल बैडमिंटन इवेंट है उसमें ब्रॉन्ज जीता है। तो ये तीसरा हमारा मेडल जो है हमको मिला है इसमें। फोटो देखिए इनका, ये नित्या श्री शिवन है, इन्होंने बैडमिंटन के इवेंट में पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लेकर आई हैं। तो ये 3 खिलाड़ी हैं, 3 इवेंट्स हैं, इसमें इन्होंने हमारे लिए अलग अलग मेडल्स हासिल किए हैं, इनके नाम अपने को याद रखने हैं। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 5 सितंबर 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।